तो ये लास्ट क्लास में हमने रिकवर्ड लेंथ मीन सर जो, हाँ भाई, उसकी लेंथ जो उसमें है, उसकी लेंथ। ठीक है शुभम। यस सर। अब देखो, जो सॉइल सैंपलर होते हैं वो तीन तरह के, ओपन ड्राइव, पिस्टन और रोटरी। ठीक है, इनमें बस तुम ये याद रखना कि कौन सा अनडिस्टर्ब देता है, कौन सा डिस्टर्ब, और इनकी मतलब क्या क्या फिगर्स हैं। जैसे ये है स्प्लिट स्पून सैंपलर। ये यूज होता है एसपीटी में। जो लास्ट उसमें यूनिट में बोला था ना, एसपीटी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, अब इसमें एसपीटी भी पढ़ेंगे, तो उसमें यूज होता है ये। सबसे पहले ओपन ड्रिवन सैंपलर। ये क्या होता है? दिस सैंपलर essentially consists of the seamless open end steel tube with a cutting edge. The tube is connected through the head to the drill rod. ये जो सैम्पलिंग ट्यूब होती है, दे में भी थिक वॉल और द थिन वॉल, मतलब कि कैसा तुम्हें सैंपल चाहिए वैसा। देखो मैंने तुम्हें बताया ना, द थिन वॉल सैंपलर आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग अनडिस्टर्ब सैंपल। ठीक है, तो थिन वॉल का सबसे पहला एग्जांपल है तुम्हारा, ये याद रखना, स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर। जितनी ज्यादा थिननेस होगी, इस चीज को याद रखना, थिन मीन्स अनडिस्टर्ब, और थिक मीन्स डिस्टर्ब। थिक पता कैसे चलेगा? एरिया रेशियो से। इन जितने भी ये सैंपलर होते हैं ना, इनके जनरली तुम्हें एरिया रेशियो गिवन होते हैं। अब तुम कहोगे सर एरिया रेशियो कैसे पता होंगे? क्योंकि इनके जो साइजेस होते हैं, इन सबके जो साइजेस होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद पिस्टन सैंपलर में देखो, इसमें क्या होता है, ये पिस्टन जैसा अपरटस होता है। ठीक है, ये एक तरीके से पिस्टन रॉड होती है, इसको नीचे पुश डाउन करते हैं तो तब ये डग होता है। जैसे यहाँ मान के चलो ये सॉइल था, यहाँ सॉइल सैंपल था, इसके नीचे ये निकल जाएगा और इससे सॉइल सैंपल कलेक्ट कर लेगा। A piston sample consists of thin walled tube with a piston in the side. Thin walled tube से सीधे सीधे piston keeps the lower end of the sampling tube closed when the sampler is lowered to the bottom of the hole. After the sampler has been lowered to the desired depth, piston is prevented from moving downward by the suitable arrangement. जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ पिस्टन में डिफरेंट होता है, मतलब कि जिस डेप्थ तक हमें ले जाना है, उस डेप्थ के बाद इसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम गोइंग डाउनवर्ड। अब इसी के बेसिस पे ये जो पिस्टन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होते हैं। वो सब याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि पिस्टन सैंपलर होता क्या है, दिखता कैसे है। ठीक है, जनरली थिन वॉल्ड होते हैं, जनरली ये अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेटरी सैंपलर। ये जो रोटेटरी होती है, इट इज अ डबल वॉल्ड सैंपलर विद एन इनर रिमूवेबल लाइनर। मतलब जो इनर वाली लाइन है, दे कैन बी रिमूव, मतलब कि ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, एक तरीके से अनडिस्टर्ब के लिए और डिस्टर्ब के लिए। अब आ जाओ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जो कि पेनिट्रेशन में यूज करते हैं हम। इसमें जो अभी सैम्पलर पढ़ाए हैं, जो सैम्पलिंग का मेथड पढ़ाया है, केवल जो सैम्पलिंग का वो पढ़ाया था, एरिया रेशियो और CI/C0 AR, उनको याद रखना। और एक जनरल आइडिया ले लेना कि टाइप ऑफ सैम्पलर होते कौन कौन से हैं। ठीक है, अब फील्ड टेस्ट, व्हाट आर द फील्ड टेस्ट व्हिच आर यूज्ड फॉर सॉइल एक्सप्लोरेशन? पेनिट्रेशन टेस्ट,
प्रेशर मीटर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, जियोफिजिकल टेस्ट। ठीक है, इनमें से हमें पढ़ना है पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, पेनिट्रेशन भी तीन तरीके से हो सकता है, एक तो एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एक डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट और एक स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। सबसे पहले देखो एसपीटी का अरेंजमेंट कैसा होता है। एसपीटी का अरेंजमेंट ऐसा होता है कुछ, ठीक है। इसमें जो सैंपलर यूज करते हैं, पहले इसको समझा देता हूँ, फिर स्टैंडर्ड डायमेंशन बाद में याद कर लेना। ये है एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो सैंपलर यूज होता है वो होता है स्प्लिट स्पून सैंपलर, ठीक है। टोटल डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो रखनी होती है इसमें 450 mm। पहले 150 mm के लिए कोई ए वैल्यू मेजर नहीं करते, फिर उसके बाद 150 150 150 ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो लास्ट का जो 300 mm है उसके लिए एन वैल्यू मेजर करते हैं, इसमें एन वैल्यू मेजर करते हैं। अब उसका लिंक क्या होता है वो आगे बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये 65 kg का वेट होता है, ठीक है। सिर्फ 65 kg को वेट को फॉल करते हैं फ्रॉम द हाइट ऑफ 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर की हाइट से फॉल करते हैं ऑन स्प्लिट स्पून सैंपलर। यहाँ एक स्प्लिट स्पून सैंपलर रख लेंगे, उसके ऊपर 65 kg के इस वेट को 75 सेंटीमीटर की हाइट से फॉल करते हैं, ठीक है। अब कब तक फॉल करते हैं, पहले 150 mm के लिए, फिर 300 mm के लिए। फर्स्ट 150 mm के लिए कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करते, फिर उसके बाद जो लास्ट 300 mm होता है, टोटल ऑफ डेप्थ ऑफ 450 mm। इससे मतलब क्या है देखो समझो, ये थी सॉइल, ठीक है। ये रखा तुमने स्प्लिट स्पून सैंपलर, इसके ऊपर तुमने की लोडिंग। ये कितना है 65 kg। दिस 65 kg इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पेनिट्रेट करेगा, ये कौन सा सैंपलर है, स्प्लिट स्पून सैंपलर। अब ये इसके अंदर जाएगा तो फर्स्ट 150 mm के लिए कोई वैल्यू मेजर नहीं करती, फिर उसके बाद जो इंसर्ट होता है उसमें 150 mm के गैप पे एन की वैल्यू मेजर करते हैं हम। एन वैल्यू इज मेजर्ड, ठीक है। जो एन वैल्यू मेजर्ड होती है, अब उससे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए। अब ये पढ़ लो एक बार। मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज टेस्ट इन इंडिया, ये एसपीटी तुम्हारी लैब में भी पढ़ा है, इसका सारा अपैरेटस पढ़ा है। इसके लिए कम से कम 4-5 आदमी चाहिए एक टेस्ट को ही परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सोचो 65 kg ऑफ वेट है। उसके बाद इसमें ट्राईपोड स्टैंड लगाते हैं, ठीक है। इस ट्राईपोड का वेट अलग है, ठीक है। तो कई आदमी चाहिए होते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। द बोरोल इज, प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर में क्या लिख रहा है। बोरोल इज एडवांस टू अ रिक्वायर्ड डेप्थ एंड द बॉटम क्लीन, ठीक है। द स्प्लिट स्पून सैंपलर अटैच टू द स्टैंडर्ड ड्रिल रॉड of required length is lowered into the borehole and rested at the bottom। वही पहले जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है उसको रेस्ट कर देते हैं टू द बॉटम, ठीक है। अब देखो स्प्लिट स्पून सैंपलर पे बाय अब इस स्प्लिट स्पून सैंपलर को कितनी डेप्थ तक पहुंचाना है, 450 mm बाय ब्लो ऑफ अ ड्रॉ हैमर, जो कि कितना है 65 kg, फॉलिंग वर्टिकली एंड द फ्रेशली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 750 mm। 75 तीन डेटे याद रखना है, एक तो इस सैंपलर को पहुंचाना कहाँ तक है 450 mm की डेप्थ तक। हाइट ऑफ, वेट ऑफ हैमर क्या होता है इसमें, वेट ऑफ हैमर होता है 65 kg, और हाइट ऑफ फॉल इस हैमर की कितनी होती है 75 सेंटीमीटर। और ईच ईच 150 के लिए हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एन वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर ईच 150 mm। किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
अब देखो 150 जाने के लिए करस्पॉन्डिंग एक एन की वैल्यू आएगी। एन की वैल्यू आएगी कैसे? ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने दिए हैं तुमने, नंबर ऑफ ड्रॉप्स पे डिपेंड करेगी ये एन की वैल्यू। ठीक है, इसकी एक स्टैंडर्ड टेबल होती है, उस टेबल से देख लेंगे कि इतने नंबर ऑफ ड्रॉप्स पे एन की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, ये आ गई एन की वैल्यू। अब ये जो एन की वैल्यू आएगी, इसको डिफरेंट डिफरेंट करेक्शन और देने होते हैं। एक तो होता है करेक्शन फॉर डायलेटेंसी, एक होता है करेक्शन फॉर ओवरबर्डन प्रेशर। डायलेटेंसी को और दूसरा बोलते हैं वाटर करेक्शन। तो डायलेटेंसी करेक्शन एनसी वो डिफाइन होता है 15 प्लस हाफ एनआर माइनस 15। ठीक है, मान के चलो कि तुमने जो टेस्ट परफॉर्म किया उसमें जो एन की वैल्यू निकल के आई एट द एंड, वो निकल के आई 25। ठीक है, 25। अब तुमसे एग्जाम में पूछा कि भाई करेक्शन लगाओ किसके लिए? डायलेटेंसी के लिए, और एन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो एन फॉर डायलेटेंसी करेक्शन लगाओगे तो कितनी हो जाएगी? 15 प्लस हाफ 25 माइनस 15, 10, 5। तो एन की जो करेक्टेड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20। ठीक है, ये किसके लिए करते हैं? वाटर टेबल करेक्शन है ये। वाटर टेबल करेक्शन, डायलेटेंसी करेक्शन, कुछ भी बुला लो इसे, दोनों सेम ही है। ठीक है, दूसरा करेक्शन होता है ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि 15 से यदि ये वैल्यू कम होगी तो नहीं यूज करेंगे, मतलब कि 15 से नीचे के लिए कोई चेंज नहीं है। मिनिमम 15 होनी चाहिए, 15 से कम होगी तो वही वैल्यू ले लेंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही एक होती है ओवरबर्डन। ओवरबर्डन के लिए क्या यूज करते हैं? एनसी 350 सिग्मा बार नॉट प्लस 70। ठीक है, और जो सिग्मा नॉट है इट शुड नॉट बी लेस देन 280। मतलब ये 280 का ऐसे याद रखना है, 70 प्लस 280 इज 350। मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है उससे कम नहीं जानी चाहिए नीचे वाली वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। इसको समझो, इसको कैसे लगाओगे। बाकी ये पक्ष फौरन ये सब याद नहीं रखने, केवल ये याद रखने, एक तो डायलेटेंसी करेक्शन और एक करेक्शन फॉर ओवरबर्डन। डायलेटेंसी करेक्शन में क्या करते हैं? 15 प्लस हाफ एन माइनस 15, और इसमें क्या करते हैं? एन इंटू, ठीक है, 350 सिग्मा बार प्लस 70। अब इसमें ओवरबर्डन करेक्शन में क्या करेंगे? ओवरबर्डन करेक्शन में तुम्हें सिग्मा बार की वैल्यू गिवन होगी, मान के चलो तुम्हें सिग्मा बार की वैल्यू दे दी 70। 105 ले लो, 105 दे दी। और जो एन फील्ड में तुमने टेस्ट परफॉर्म किया उससे परफॉर्म करने के बाद आई, मान के चलो 70। ठीक है, फील्ड में टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आई एन 70। तो निकाला एनसी कितना हो जाएगा करेक्शन फॉर ओवरबर्डन? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया?
सेम वैल्यू के लिए एन फॉर डायलर 10 से निकालो, सही है 34 आएगा। डायलर 10 से निकालो, डायलर 10 से कितनी आएगी 17 के लिए। ठीक है 16 आई है। किसी को निकालने में कोई डाउट हो तो बताओ। देखो तीन चीज, सबसे पहला एसपीटी क्या है उसमें किसी को डाउट हो, एन वैल्यू क्या है उसमें किसी को डाउट हो, और करेक्शन क्या है उसमें किसी को डाउट हो। किसी भी स्टेप में यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसी को खत्म करेंगे बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन तीनों में से किसी में भी किसी को डाउट हो तो पूछो। अंकित तुमने एक्सपेरिमेंट किए हैं कॉलेज में आके? अंकित पाल, यस सर। ऊपर हम सॉइल को साफ करवाते थे, हाँ किस लिए करवाते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो है, ठीक है ठीक है ठीक है। इनिशियली मतलब जो अपने आप ही वो सेटलमेंट करेगा वो वाला। क्या? मतलब ये इसमें स्टार्टिंग के 150 mm की नेगलेक्ट करते हैं ना, हाँ, जो ऊपर की वो घास वास हटा लेते हैं जैसे, क्यों हटाते हैं? वो ताकि मतलब वहाँ उस वहाँ का एरिया साफ हो जाए, अच्छा, क्लीन उससे क्या होगा? क्लीनिंग। पता नहीं। ऊपर का जो 150 mm है वो इसलिए हटाते हैं क्योंकि जो ऊपर का 150 mm है वो एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा पाएगा उस सॉइल की। क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि इसमें, पहले तो माइक ऑफ करो, क्योंकि इसमें चांसेस हैं कि क्या प्रेजेंट हो सकते हैं। आया समझ में? ये जो ऊपर का 150 mm है इसमें कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, जो कि सॉइल ना हो भी सकती है कि इसमें सॉइल हो, एक्चुअल फिगर हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लेन ना हो, तो जो सैंपलर है वो स्मूथली फिल नहीं होगा, ठीक है। तो इन रीजनों की वजह से ये 150 mm को, पहले 150 mm को नेग्लेक्ट करते हैं। और कोई डाउट है इसमें से किसी को? हाँ, कृष्णा चेंज होगी। देखो एन वैल्यू याद रखना, एन वैल्यू इज सिंपली द नंबर ऑफ ब्लोज विच यू आर गिवन फॉर एनी काइंड ऑफ सॉइल, ठीक है। 300 mm, लास्ट के 300 mm पेनिट्रेशन के लिए जो भी नंबर ऑफ ब्लोज दिए जा रहे हैं उस सॉइल को, वो है एन वैल्यू।
एग्जाम्पल के तौर पे समझो, किसी सॉइल के लिए एन वैल्यू निकल के 10 और किसी के लिए एन वैल्यू निकल के आई 20, तो बताना कौन सी सॉइल ज्यादा हार्ड होगी। मेरे हिसाब से तो 10 वाली होगी। 10 वाली नहीं होगी? क्या होगी? 10 वाली हार्ड होगी ना रजत? मैं ये देखना चाह रहा था कि कौन चेंज हो जाए। बेटा मेरे, जिसमें जितनी ज्यादा एन की वैल्यू लगेगी, मतलब किसी सॉइल को नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा लग रहे हैं, तो अभी ऐसे वो ज्यादा हार्ड होगी। सबने सही बताया एक रजत को छोड़ के, वो उतनी ज्यादा हार्ड होगी। ठीक है ना? जिसमें नंबर ऑफ ब्लोज जितने ज्यादा होंगे वो उतनी ज्यादा हार्ड होगी। और एन वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ ब्लोज। देख लो, एन वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हार्डनेस भी बढ़ती जा रही है, और वैसे वैसे डेंसनेस। हार्ड मतलब डेंस, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ वर्ड्स कम होते जा रहे हैं उसके बीच के। ये रफली ये वाला डेटा याद रखना। ये मतलब रफली क्या है, एक तरीके से याद ही हो गया तुम्हें, जैसे जैसे एन की वैल्यूज बढ़ती है वैसे वैसे। ये कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केवल डायलाटेंसी करेक्शन और वो याद रखना है, ओवरबर्डन करेक्शन। ठीक है?